नमस्कार, मनस के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन हो न हो, ये देश के लिए फायदेमंद होगा या विनाश का कारण बनेगा, ये आज भारी विवाद और मतभेद का मुद्दा बना हुआ है। बिजनेस व इंडस्ट्री पर लगी रुकावटें कितनी कम की जाएं, विदेशी पूंजी व मल्टीनेशनल्स को आने दिया जाए या रोका जाए, यही ज्यादातर विवाद व चर्चा के बिंदु रहे हैं। इससे तो यही लगता है जैसे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़े उद्योगों के बलबूते पर चल रही है, लेकिन हमारे देश में कुल 4-5% लोग बड़े उद्योगों से रोजी रोटी कमाते हैं। करीब 93% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में छोटे मोटे धंधे या खेती मजदूरी करके जीविका कमा रहे हैं। इन सब की रोजगार पर सरकारी कंट्रोल्स का क्या असर पड़ता है? क्या इनको भी उदारीकरण से कोई लाभ होने वाला है? इन्हीं कुछ सवालों पर मनस के इस प्रोग्राम में हम तहकीकात करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कुछ परिणाम तो हर शहर, हर बाजार और कई गांवों तक में साफ नजर आते हैं। रोज नए नए मॉडल्स के टीवी, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम, हाउस होल्ड गैजेट्स व कपड़ों, जूतों तक के इंटरनेशनल ब्रांड्स मार्केट में धावा बोल रहे हैं। आज हमारी सड़कों पर विदेशी मॉडल्स की लेटेस्ट तकनीक पर आधारित मोटर गाड़ियां फर्राटे से भागती फिर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम नागरिकों के इस्तेमाल में आने वाली सब्जी की रेहड़ियां, ठेले, साइकिल रिक्शा इत्यादि में तकनीकी सुधार आने की बजाय गिरावट आई है। इन साइकिल रिक्शों को ही देखिए, जो देश के छोटे बड़े शहरों में लाखों करोड़ों की जीविका का साधन है और आम लोगों के लिए सस्ता ट्रांसपोर्ट। ये इतनी जर्जर हालत में क्यों है? साइकिलों तक के दर्जनों नए मॉडल बाजार में आ चुके हैं। ये बेचारा साइकिल रिक्शा ये क्यों पिछड़ता जा रहा है? क्या इसलिए कि इस इंडस्ट्री को कोई फॉरेन कोलैबोरेटर नहीं मिला, या फिर इस तकनीकी पिछड़ेपन के पीछे कुछ और ही कहानी छुपी है? दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक राजधानी में केवल 50,000 रिक्शों को लाइसेंस देने का कोटा सैंक्शनड है, लेकिन आज 2 से 2.5 लाख अनलाइसेंस्ड रिक्शा चल रहे हैं। ज्यादातर रिक्शा चालक गांव से आए सीजनल या परमानेंट गरीब माइग्रेंट्स होते हैं। इनमें से अधिकतर छोटे बड़े ठेकेदारों से करीब 18-20 रुपए रोजाना पर रिक्शा किराए पर लेते हैं। बहुत कम चालकों के पास अपना खुद का रिक्शा है। हालांकि एक नया रिक्शा करीब 3,000 रुपए में और सेकंड हैंड 1500-1800 रुपयों में आ जाता है। इतनी कम लागत वाले रिक्शा के लिए चालक करीब 600 रुपए महीना किराया देने को मजबूर हैं। क्यों? समझिए, रिक्शा का लाइसेंस लेना जैसे एमएलए या एमपी का टिकट लेना होता है, वैसा हो गया आजकल। कॉर्पोरेशन के जो भ्रष्ट अफसर हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनको बड़े बड़े डॉन्स हैं रिक्शा के, जिनके 1000 रिक्शा, 500 रिक्शा, उनका 60 गांठ है। वो एक रिक्शा पर 1,000 रुपया लाइसेंस कीमत वसूलते हैं। वो ऐसा है कि साइकिल रिक्शा ड्राइवर ओरिजिनल नहीं है, उसके नाम से कॉर्पोरेशन वाले खुद फॉर्म भरवाते हैं, उसका एफिडेविट लेते हैं, उसका झूठा हर चीज अंगूठा वगैरह लगाते हैं, उसका थम्स वगैरह जो भी लगाते हैं वो जाली लगाते हैं। वो सिर्फ आपसे डिसाइड कर लेते हैं कि एक लाइसेंस के हमने 500 लेने हैं, 1000 लेना है, 800 लेना है। आपको 50 रन चले जाइए तो आप वहां चले जाइए, आपको 50 रन के पैसे दे आइए, उनको 5,000 रुपया, वो आपको लाइसेंस घर पर पहुंचा देंगे। ये तब जब म्युनिसिपैलिटी के कानून के मुताबिक ठेकेदारों का होना ही इल्लीगल है। लाइसेंस केवल उसको दिया जा सकता है जो अपना रिक्शा खुद चलाए। एक आदमी को केवल एक ही रिक्शे का लाइसेंस मिल सकता है। ये भी अच्छा मजाक है कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति कानूनन बसों, कारों या हवाई जहाज की तो बड़ी से बड़ी फ्लीट रख सकता है, पर 10-20 रिक्शा रखना गैर कानूनी है। इसके बावजूद शहर के हर हिस्से में छोटे बड़े रिक्शा यार्ड पाए जाते हैं, जहां एक एक ठेकेदार दर्जनों से सैकड़ों रिक्शे किराए पर उठाकर अपना धंधा चलाते हैं। 60 गाड़ियां हैं मेरे पास और ठेकेदार लोग हमें बहुत, मतलब ये कॉर्पोरेशन वाले बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। एक गाड़ी पर कम से कम ये 150 रुपए लेते हैं छोड़ने का, और पासिंग पे 500 रुपए मांगते हैं। एक एक गाड़ी पर 4-4 गाड़ियां चल रही हैं, 10-10 गाड़ियां चल रही हैं, और वो जो है उस पर माल के जो ठेकेदार कंट्रैक्टर हैं उन्होंने मार के डाल रखे हैं। जो इंस्पेक्टर है उस गाड़ी को नहीं वो पकड़ता। आम रिक्शा चालक का शोषण इनडायरेक्टली
कॉन्ट्रैक्टर बीच में दलाल बन करके कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स तक पहुंचाता है। तो अब एक आम रिक्शा चालक, जिसका अव्वल तो आम रिक्शा चालक ऐसा कोई बचा भी नहीं है इस पॉलिसी के तहत कि वो बिना लाइसेंस के कोई रिक्शा चला रहा है। यदि चला भी रहा है तो किसी ठेकेदार का कोड वर्ड लगा करके चला रहा है। तो उनसे हर महीना 90 और 150 के बीच में तो सीधा साधा जा रहा है। पैसे उगाही के लिए एमसीडी एम्प्लॉइज म्युनिसिपल एक्ट की उन सब धाराओं का बखूबी इस्तेमाल करते हैं जिनके माध्यम से उन्हें अनलाइसेंस रिक्शा जब्त करने का अधिकार है। लाइसेंस चेकिंग के नाम पर हर क्षेत्र में आए दिन एमसीडी कर्मचारी जब्ती करते ही रहते हैं। महीने में कम से कम 30 बार गाड़ी पकड़ी जाती है। 30 गाड़ियां ये पकड़ के ले जाते हैं। तो इसका मतलब कितना हुआ महीने का? महीने में 4,500 रुपए हमसे ले लेते हैं पासिंग करने के बाद। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनलाइसेंस गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, वे चालक या ठेकेदार जिनके पास रिक्शा लाइसेंस हैं उनको भी बख्शा नहीं जाता, ताकि उनका डर बराबर बना रहे और वो कॉरपोरेशन के नुमाइंदों को मंथली चढ़ावा देने में आनाकानी ना करें। हम माल छोड़ के आ रहे थे, हमारे रिक्शा ने वो कंपरेशन वाले पकड़ लिए। वो जंग जो है सो और रिक्शा था ठेकेदारों को, वो रिक्शा तो नहीं पकड़ा। हमको पकड़ करके 4-5 दिन मतलब वो परेशान कर रखा है। हमारे सारे फ्रेम नंबर है सही है, तभी पकड़ रखा है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं जिसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए। ये एक ऐसी चीज है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि एक दफा लाइसेंस मिलने के बाद उसकी गाड़ी सीज नहीं की जाएगी, तो उसकी गाड़ी डेली सीज की जाती है और कम से कम 2-3 महीने के बाद छोड़ी जाती है। यदि आप कार बिना लाइसेंस के चला रहे हैं तो केवल ड्राइवर को जुर्माना होगा, परंतु बिना लाइसेंस के रिक्शा चलाने की सजा गाड़ी की जब्ती, क्योंकि रिक्शा के लिए एक ही चालक अलाउड है। हालांकि बस या ट्रक को भले ही 10 अलग अलग ड्राइवर चलाएं। अनलाइसेंस साइकिल रिक्शा जब पकड़ी जाती थी तो उससे 10 रुपया चार्ज किया जाता था। आज उसमें 100 रुपया किया जाता है, जबकि एक कार वाला जो कि लाखों रुपया उसके पास कार है उस पर 100 रुपया जुर्माना लिया जाता है, और रिक्शे वाले को वो गरीब कहती है ये पॉलिसी, उस पर 100 रुपया जुर्माना लिया जाता है और फिर उसकी गाड़ी सीधे साधे नहीं छोड़ी जाती। हर महीने सैकड़ों हजारों जब्त किए रिक्शा म्युनिसिपैलिटी यार्ड्स में डंप किए जाते हैं। इससे इन गरीबों की रोजी का साधन तो गया ही, ऊपर से छुड़वाने के लिए पागल कर देने वाली सरकारी कार्रवाई, अर्जियां, पिटीशन, एफिडेविट्स, साथ में कॉरपोरेशन कर्मचारियों की मिन्नतें और मुंह मांगी रिश्वत। रिक्शा छुड़वाने में हफ्तों लग जाते हैं। जितने दिन म्युनिसिपैलिटी रिक्शा अपने यार्ड में जब्त रखे उतने दिन के लिए स्टोर चार्जेस भी ओनर के मत थे। मैंने गाड़ी छुड़ाने के लिए आए और जब आए हैं तो ये लोग बोलते हैं कि आप लोग लाइसेंस लाओ, और जो पोलर मेरे पास तो एक गाड़ी है मेरा अपना और 2-4 गाड़ी मैंने खरीद के रखे हुए जी, वो तो मेरा अपना वाला भी नहीं छूट रहा है, दूसरा भी 3-4 गाड़ी वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं पैसे 500 लाओ, 1000 लाओ फिर छोड़ेंगे। 15 दिन तक मैं रोज यहाँ आते रहा, दुकान बंद करके यहाँ आके खड़ा होना पड़ते हैं। रोज पूछता तो बोला 15 दिन अभी ऑर्डर नहीं है, पासिंग गाड़ी पकड़ेगा तो 15 दिन के बाद छोड़ेगा करके। ऐसे मेरे को 15 दिन के बाद लेट छोड़ा था, मेरे पास रसीद है। यहाँ आने के से इनकी सर एक तो उस दिन की तो समझ लो कि उनकी रोजी रोटी खराब हो जाती है, और फिर 3-4 दिन ये चक्कर लगाते हैं। अगर इनको चलान नहीं करना है एनडीएमसी वालों को तो उसका उधर ही उस समय 10, 20, 50 रुपए चलान करके वहीं उनको खत्म करे इस बात के लिए। सन 1993 के बाद शहर की सड़कों पर भीड़ कम करने के नाम पर एक नई पॉलिसी बनाई गई, जिसके तहत अनलाइसेंस रिक्शा को जुर्माने के बाद भी छोड़ना अलाउड नहीं। इसलिए अब हर साल म्युनिसिपैलिटी हजारों रिक्शा तोड़ फोड़ कर कबाड़ के भाव बेचती है। इसका ये तरीका है कि दिल्ली शहर की सारी सड़कों को नाजायज तरीके से घेर लिया जाए और उन पर रिक्शा चलाकर साहब एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, और कारों से भी होते हैं जी, वो तो कारों से भी होते हैं। नहीं, रिक्शा वाले ऐसा है कि हर जगह बीच में रोक लेते हैं और अनलाइसेंस्ड होते हैं, और इस कदर तादाद बढ़ गई है कि वो तो कारों की भी बढ़ी है। जहाँ तक कारों का मामला है तो वो तेजी के साथ चले जाती हैं, रिक्शाएं तमाम रुकी खड़ी रहती हैं, सड़कें घेरे रहते हैं, चलने फिरने की जगह नहीं होती। ये कम से कम साल के अंदर कम से कम भी 50,000 40,000 गाड़ी जो है ये जंग होकर के नीलाम होती है। ये बार बार ये उस गाड़ी गरीब आदमी जो एक्चुअल ओनर है उसकी गाड़ी को ये नहीं छोड़ते, जो ठेकेदार है उसके जरिए उसकी गाड़ी छोड़ते हैं, क्योंकि उससे ये मंथली देते हैं। इस सब आडंबर के बावजूद दिल्ली में रिक्शे कम होने की बजाय कई गुना बढ़े हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि कईयों की रोजी छिन गई, बहुतों की जमा पूंजी लुट गई, रिक्शों की हालत और जर्जर हुई
और म्यूनिसिपैलिटी कर्मचारियों के घूस रेट बढ़े। इन सब वजहों से चालकों के लिए बड़े ठेकेदारों का संरक्षण और भी जरूरी हो जाता है। अपनी गाड़ी अब कहाँ से चलाने इतना पैसा ना होता, क्योंकि अपनी गाड़ी बनवा ले तो अपनी गाड़ी पकड़ गई तो हम किधर के भी ना रहेंगे। 3-4 हजार रुपए लगाओ गाड़ी में, तो और 4 हजार रुपए गाड़ी में लगा के भी और गाड़ी पकड़ गई तो हम तो किधर की ना रहेंगे। इस सब के चलते स्वाभाविक है कि रिक्शा की तकनीकी हालत सुधारने में ना तो ठेकेदारों को कोई दिलचस्पी है, ना चालक के पास कोई चारा। ऐसे खटारा रिक्शा खींचने के लिए कई ज्यादा गुना मेहनत और ताकत लगती है। मिशनरी क्या है, जो कमेटी वाला जिन्हें देंगे तो भी तो हम पैसा लगाएंगे गाड़ी के ऊपर। वो कमेटी वाला हमारे आज पकड़ ले जा रहा है, कल छुटा कर लाना पड़ता है। वो जो बचत हमारे उधर निकल जाती है तो हम पैसे गाड़ी में कैसे पैसे डालेंगे। हर रिक्शा पर बंधी हुई मंथली रिश्वत, लाइसेंस लेने व सालाना रिन्यूअल के वक्त दिए चढ़ावे, तरह तरह के फाइन्स, जब्ती रिक्शा छुड़वाने के चार्जेस, इन सब का जमा जोड़ लगाएं तो कम से कम 200 रुपया प्रति रिक्शा हर महीने कॉर्पोरेशन वाले ऐंठ लेते हैं। यानी दिल्ली के 2.5 लाख रिक्शा चालकों से कम 5 करोड़ रुपया हर महीने घूस के रूप में कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज डकार जाते हैं। जंग किए रिक्शा का नुकसान अलग। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में एक और बड़ा तबका है वेंडर्स व हॉकर्स का, जो हर छोटे बड़े शहर में रेहड़ी पटड़ी पर छोटा मोटा सामान बेचकर अपनी जीविका तो कमाते ही हैं, पर साथ में एक इसेंशियल सर्विस भी प्रदान करते हैं। सिर्फ दिल्ली में ही करीब 3-4 लाख वेंडर्स हैं, पर वेंडिंग परमिट यानी तय बाजारी कागजात केवल 10-20 हजार लोगों को मिल पाए हैं। आइए देखिए हमारा सरकारी लाइसेंसिंग सिस्टम आए दिन इनके ऊपर कितना कहर ढाता है। ये दिल्ली की सेवानगर कॉलोनी की मार्केट है। यहाँ रेहड़ी पटड़ी पर बेचने वालों की भरमार रहती है और फल, सब्जी, मीट, मच्छी इत्यादि मध्यम वर्गीय मार्केट की तुलना में काफी सस्ती मिलती है। अन्य मार्केट्स की तरह यहाँ भी तय बाजारी कागजात यानी रेहड़ी पटड़ी पर बेचने के लाइसेंस केवल इक्के दुक्के लोगों को ही मिल पाए हैं। पिछले बहुत सालों से कॉर्पोरेशन ने नए लाइसेंस देना बिल्कुल बंद कर रखा है। इस पॉलिसी को चैलेंज करते हुए दिल्ली हॉकर्स यूनियन सुप्रीम कोर्ट तक अपना केस लेकर गई कि हॉकर्स को बाकायदा लाइसेंस देकर जगह अलॉट की जाए ताकि वे अपना कारोबार बिना हैरेसमेंट के चला सकें। दिल्ली में एक जजमेंट आया है, वो उसका नाम है सोधन सिंह वर्सेस दिल्ली कॉर्पोरेशन हॉकर्स की तरफ से। और उसमें जज ने ये कहा है कि हॉकिंग इज अ फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट का मतलब ये नहीं कि आप जहां मर्जी आए वहां बेच सके, लेकिन फंडामेंटल राइट का ये मतलब कि हर एक शहर को अपनी योजना बनानी चाहिए जिसमें एक हॉकिंग, एक नो हॉकिंग और एक ओपन जोन हो। और नो हॉकिंग जोन में तो चलो हॉकर्स नहीं बैठेंगे, लेकिन हॉकिंग जोन में हॉकर्स को परमिशन दिया जाए और ओपन जोन में भी दिया जाए। तो मेरे ख्याल से हर एक शहर ने प्लान तो बना लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है, लेकिन मेरे जानकारी में अभी तक किसी शहर ने भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। देश की राजधानी तक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ। 3 साल पहले फार्म भरे कारपोरेशन ने, अगर आपको ये आपको जगह दी जाएगी, बाकी कोई जगह नहीं दी गई। और 500, 600 गरीब आदमी वहाँ लुट के बैठ गया। आज तक ये हमारे पास रखे हैं, आपको कहे तो दिखा देते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद में फार्म भरे जाने के बाद में जो है सारे जमा हो गए फार्म, और उसको जो है कोई 2-4-6 महीने के पश्चात जो है सबके पास लेटर उन्होंने भेज दिए और वो कैंसिल कर दिए। म्युनिसिपल एक्ट में ये लिखा है, जैसे बताया था आपको, कि जब तक लाइसेंस नहीं मिलता है तब तक वो लोग बेच नहीं सकते और म्युनिसिपैलिटी लाइसेंस नहीं देती है। लेकिन ये जो कानून बनाया गया है, अहमदाबाद के लिए कहूं तो 1947 का कानून है। वो कानून एक पुराने ब्रिटिश 1890 के कानून के आधार पे बनाया गया, जो उससे भी पहले एक 1830 के ब्रिटिश कानून पे बनाया गया है। तो हम लोग आज जिस कानून पे चल रहे हैं वो पुराना एक ब्रिटिश कानून है। लाइसेंस न देने से ये नहीं कि म्युनिसिपैलिटी अधिकारी हॉकर्स की संख्या बढ़ने को रोक पाए हैं। इसका सिर्फ यही असर हुआ है कि देश भर में लाखों करोड़ों लोगों को इलीगैलिटी व इनसिक्योरिटी के जाल में फंसाकर सरकारी नुमाइंदों को उनके शोषण का मजबूत हथियार मिल गया है। मंथली का कोई 50 रुपए दे रहा है पटरी वाला, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 200 रुपए दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई नेहरू प्लेस के अंदर 1500 दे रहा है, कलाट प्लेस के अंदर ऐसे ही हो रहा है। कलाट प्लेस में 1500 देते हैं, 2000 देते हैं।
जैसा कोई इसका ठिया है वैसे पैसे लेते हैं वो। मंथली कितना देते हैं? 500 रुपया मंथली। 500 मैंने कहा पुलिस को कि कॉर्पोरेशन को? कॉर्पोरेशन में ले जाती है, पुलिस में ले जाती है। जो पैसे के नहीं देता, जो लोग कहते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, तो उसकी पुलिस वाले या एमसीडी उसको मारते हैं, हटा देते हैं वहाँ से। कॉर्पोरेशन 100 रुपए महीने का, पुलिस वालों भी 100 रुपए। 100 रुपया। तो आप एक महीने में 200 देते, तो ये फिर आपके पास तय प्रणाली है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, पर्ची देते ही नहीं है, ऐसे ही फिलहाल ही छोड़ देते हैं पैसे दे दो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि उठा के लेके गए? हमारी 4-5 बार उठ चुकी है। हर मार्केट में महीने में 2-3 बार म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आती है और माल समेत इनकी रेहड़ियां जब्त की जाती हैं। बहुत बेरहमी से पटड़ी खोखे वालों को उखाड़ दिया जाता है। ये डर, दहशत व असुरक्षा पैसे उगाही का अच्छा साधन बन जाता है। इस रिचुअल में अक्सर पुलिस के डंडे भी शामिल हैं। 2 रोटी गई हमारी, 2 रोटी उसके साथ में सामान है। तो कितनी बार ये महीने में हो जाता है? महीना में हो जाता है लगभग में 3 बार, 2 या 3-4 बार हो जाता है, हफ्ता में 1 बार हो जाता है। अभी मेरी रेडी और कढ़ाई और हाथा उठ के गया है। इससे पहले 5वें महीने में मेरा नहीं, तो ये क्या बनाते थे आप? जलेबी बनाते थे जी। और कब से यहाँ काम करते? ये तो खैर अभी काम मैंने शुरू किया है तुम्हारे 10-15 दिन से। उससे पहले मैं सन 78 से बैठा हुआ हूँ। अच्छा, उससे पहले मेरा 6-7 हजार रुपए का नुकसान किया 5वें महीने में। क्या किया? रेडी ले गए, पेटी ले गए उठा के, बोतलें ठंडी करने वाली, एमटी ले गए 6-7 डाले, उसमें वापस कुछ नहीं दिया। ये तो हमारा जो है डेली का ही रूटीन का, डेली ड्राइव का होता है एक्शन। कभी किसी इलाके में ले दिया, कभी किसी इलाके में। रोजाना हमको जो है जो इंक्रोचमेंट अनलीगल होता है पब्लिक लैंड पर, उसको रिमूव करते हैं, उनका सामान अपनी गाड़ी में सीज करते हैं। हमारी ये दुकान लगी हुई थी पान की, अब तोड़ ताड़ के चले गए ये सब। अब ये लोग अगर मंथली ले जाते हैं तो इनको तोड़ने का क्या मतलब है? नहीं तो मत लो। अच्छा, मत लगाने दीजिए। लाइसेंस तो पहले भी बने थे, लेकिन किसको मिले हैं? जो अपनी जान पहचान वाले के हैं या जो सिफारिशी हैं उनको लाइसेंस मिलते हैं। ऐसे थोड़ी मिलते हैं गरीब आदमी को। कौन देता है गरीब आदमी को? ऐसे ना तो मारना शुरू कर देते हैं, डंडे मारते हैं, पैसे न सामान पलट देते, सामान लोड पे फेंक देते। नहीं, पर ये जो पैसे दिया तो उसके बाद तो सेफ्टी होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद ही सेफ्टी करनी चाहिए। उनकी घर की दादागिरी है, वर्दी पहन ले दादागिरी। 1 मिनट में नहीं उठाते, तगड़ा माल उठा लेंगे ना। ये तो माल 20 रुपए का है, ये का उठा ले जाएंगे, तगड़ा माल उठा लेंगे। हम बोलेंगे ठीक है, आप आगे जाके दिखाएंगे, पब्लिसिटी करेंगे इसकी, तो आगे से ऑर्डर आएंगे तो ये लोग हमें और तंग करेंगे। कोई भी तंग करेंगे ज्यादा, नहीं लगाने देंगे। उखाड़ने उजाड़ने का ये सिलसिला सिर्फ अनलाइसेंस्ड हॉकर्स तक सीमित नहीं। वे सब लोग जिनके पास बाकायदा तय बाजारी लाइसेंस हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जाता। तय बाजारी ही है हमारे पास, तय बाजारी देते हैं हम। 96 तक की हमारी तय बाजारी भरी हुई है। मैंने हर महीने भरते चले आ रहे हैं, 69 से और 82 से। कुछ लोगों की 82 से, कुछ की 69 से है। तो इतने साल से हम तय बाजारी देते चले आ रहे हैं, फिर भी हमें हटा दिया पुलिस वालों ने। तो अभी आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? अब हम कुछ भागदौड़ कर रहे हैं, या चारों तरफ कोई सुनाई नहीं करता हमारी। 10-11 साल हो गए मैडम हमें बैठे हुए। अब आगे इन्होंने ऑफर बढ़ा दी कि कुछ पैसे बढ़ाओ, और कल हमारी फिर सामान ले गए, सारा तखत वगैरह सब सामान ले गए, तराजू बाट सब, कुछ भी नहीं छोड़ा। वो ये कहते हैं 100 रुपए महीने रेगुलर दे रहे हैं, तो नया कोई अफसर आ जाएगा, वो कहेगा 150 लेने हैं, उनको हटाओ जाके। तो हटाने के डर के मारे वो 150 रुपए महीने दे देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो उसको तोड़ देते हैं। तय बाजारी का तो ड्रामा है, झूठा है। तय बाजारी देते हैं। देखो, पंजाबी बाग वालों को तय बाजारी दी है, बदरपुर वालों को तय बाजारी दी है, वो उठा देते हैं। तय बाजारी का झूठा ड्रामा है। तय बाजारी को तो बिल्कुल बंद कर दिया जाए। कोई भी 200 रुपए महीने देता है, हाँ। तो किसका कितना हिस्सा कैसे बनता है? इसमें सारे लोग बांट के लेते हैं, ये ऊपर से नीचे तक सब खाते हैं। खाने पीने हाँ, खाने पीने का सेब संतरा, जिसकी जैसी मच्छी की दुकान है मच्छी उठा ले गए, फ्रूट की दुकान है फ्रूट, सब्जी दुकान सब्जी उठा ले गए, वो अलग। हाँ। क्या करें फिर, कहाँ जाए? अब ये बताइए, हमें कहीं बता दो। आप हम यहाँ के बसिंदे हैं, हमारा बुढ़ापा हो गया, बताइए क्या करें? हमें कोई नौकरी नहीं दे सकता। आपका नाम? मेरा नाम लाला रात। अच्छा, ये बताइए, अगर इन्होंने पैसा लेके भी उखाड़ना है तो पैसा देते हैं? क्या करें फिर? नहीं बैठने देते हैं, नहीं बैठने देते हैं, मारते हैं, यहाँ पे लगाने नहीं देते हैं, पैसे देने के बावजूद नहीं मारते हैं। इस तरह हमारा सरकारी तंत्र नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की बजाय असुरक्षा फैला रहा है, जिससे नागरिकों का आत्मसम्मान भी कुचला जा रहा है। रोज सामान ले जाते, मैं रोज ये होती दिक्कत होती, मेरे साथ मेरे बच्चों नौकरी लगवा दो, हम नहीं बांटेंगे पटरी पे बिल्कुल भी।
हम नहीं बांटेंगे, हम ले जाते हमने मेरे को तो लगा दो गई, मैं नहीं बांटूंगी। जब 2 वक्त की रोटी कमाता है उसके साथ ऐसा होता है। रोते बिलखते लोगों से जब्त की गई हजारों गाड़ियां व लाखों का सामान हर महीने म्यूनिसिपैलिटी यार्ड्स में डंप कर दिया जाता है। वहां से माल व रेहड़ी छुड़वाने के लिए वही जानलेवा कानूनी कार्रवाई, फाइन्स, स्टोर चार्जेस और मुंहमांगी रिश्वत। कभी 1000 भी देते, 700 भी देते, 800 भी देते, 500 भी देते। कभी एक मेरा भतीजा नहीं है, कल बिहार में रहता है, कभी 700 रुपए दे दिए, कभी 500 दे दिए, उसने थक के आइसक्रीम की रेडी बंद कर दी। क्या करता है? थक के आइसक्रीम की रेडी बंद कर दी है, वो खाली घूम रहा है इस वक्त। हमारे 26,000 रुपये नुकसान हुआ था। कैसे? कमेटी वाले पुलिस वाले उठा ले गए, तो थाने वाले क्या ले गए? 2 तखत, अंडे, 16 बड़ी संतरे की, तराजू बट्टे, घर के बर्तन, रोटी खाने के लिए। कब ले गए? आज हुआ 4-5 महीने हुआ हमें। कितने पैसे का नुकसान हुआ? 26,000 रुपये का। वो कैसे? 2 तखत 26,000 के थोड़े आते हैं। सारी बाजार थी, घर की रिश्ते थी ना। क्या? घर के रिश्ते यही तो रहते थे। ये टूटे ना, वही दुकान थी, हलवाई की दुकान थी, चाय, होटल, बैट बोड़ा, पराठा, सारा काम हुआ था। अभी हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जब हाथ पाँव चले जाते हैं अब रेडी के, फिर किसी काम के नहीं रहते हैं, फिर इधर से पैसा इधर से लेते हैं, कर्जा लेते हैं, फिर उन्हें देते हैं, फिर लाते हैं, छुड़ाते हैं। आफ्टर ऑल हमको पकड़ने के बाद भी हम इनकी रेहड़ियां कई बार हम 15 दिन के बाद छोड़ते हैं, तो ये बेचारे परेशान होते हैं। एक्चुअली आजकल बेरोजगारी भी है, इस वजह से लोग अपने रोजगार के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही। जैसे ही म्यूनिसिपैलिटी वाले रेड करके गए, कुछ ही मिनटों में वे सब लोग जो जब्ती से बच गए वापस अपनी अपनी जगह पर लौट आते हैं। तो फिर हर रोज रेड का ये नाटक क्यों? सरकारी कागजों में इसे क्लियरेंस ऑपरेशन कहते हैं, पर वास्तव में है सिर्फ एक अच्छा खासा एक्सटॉर्शन रैकेट। यदि औसतन 200 रुपया महीना प्रति रेहड़ी भी लगाएं, तो दिल्ली के करीब 3 लाख हॉकर्स लगभग 6 करोड़ रुपया प्रति महीना लाइसेंस परमिट राज के इन ओंगल देवताओं को चढ़ा रहे हैं। इसका बोझ आम नागरिक को भी चुकाना पड़ता है, फल, सब्जी इत्यादि की बढ़ी कीमतों के रूप में। असर तो होता है, थोड़ा होता है, मामूली 10%, 5% असर होता है, बाकी 90-95% असर नहीं होता। क्यों? वो दोबारा लगा लेते हैं। पर ऐसा क्यों? कोई दबाव नहीं है, कोई वो नहीं है, इसीलिए है कि लोग बाग जो जुर्माना कम है। महज हमारी ही इस इंक्रोचमेंट हटाने से, हमारे स्टाफ के इस काम को साफ करने से ही मामला नहीं बनता। हमारा और पुलिस महकमे का तालमेल होना चाहिए। हम बार बार उनसे दरखास्त करते हैं कि भाई हम हटा देते हैं और उस पर आप भी निगाहदाश्त रखिए, आप भी निगरानी रखिए, उनको ना बैठने दें, क्योंकि पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसके अफसरान, बीट ऑफिसर हर वक्त वहीं तैनात होते रहते हैं और उनकी नजर में सब कुछ होता है कि ये क्यों बैठ जाते हैं, किस तरह बैठ जाते हैं। अक्सर ये शिकायत हमको मिलती है कि साहब आप तो हटा जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने मफादात के लिए उनको फिर बिठाए रखते हैं। वैसे ये अनुभव बहुत होता है, अगर आप वेंडर्स का काम करने जाएं तो पुलिस म्यूनिसिपैलिटी के पास भेजती, म्यूनिसिपैलिटी पुलिस के पास भेजती है, कोई जिम्मेदारी लेने की तैयार नहीं होता। ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं, हर शहर की है। अहमदाबाद में सेवा नाम के महिला संगठन को वहां के हॉकर्स को आए दिन पुलिस व कॉरपोरेशन की मार, रिश्वतखोरी व गिरफ्तारियों से बचाने के लिए संगठित करना पड़ा। मानिक चौक एरिया में जो परिवार 60-70 सालों से सब्जी बेचते आए थे, जब उन्हें पुलिस व कॉरपोरेशन ने एकाएक जबरन मार पीट कर वहां से यह कहकर खदेड़ना शुरू किया कि वे एक ट्रैफिक न्यूसेंस बन चुके हैं और उस जगह पर एक नया मार्केट कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, तो सेवा ने उनकी ओर से लंबा संघर्ष लड़ा। जो मामला म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पर सुलझ जाना चाहिए था, उसके लिए सेवा को कई बार हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने हॉकर्स के हक में फैसला देते हुए कहा कि उन्हें मानिक चौक से उखाड़ने से पहले म्यूनिसिपैलिटी को उनके लिए अल्टरनेटिव जगह देनी होगी। सरकार ने कागजी तौर पर इसे मान भी लिया। हालांकि उस फैसले को आए 12-13 वर्ष होने को आए हैं, पर आज तक उसे कार्यान्वित नहीं किया गया। कि एक तो हमारे जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको चाहिए कि दिल्ली शहर या अहमदाबाद शहर वो लंदन या पेरिस जैसे हो,
मतलब कि वो पेवमेंट हो, साफ सुथरे हो, उसमें गाड़ी दौड़ते हो, और उनको नहीं अच्छा लगता कि लोग आके पेवमेंट पे बैठे। अच्छा, फिर पुलिस और म्युनिसिपैलिटी वालों को तो हफ्ता मिलता ही है, तो ये एक आमदनी बंद हो जाएगी। तीसरी बात ये है कि ये जब तक इलीगल रहेंगे तब तक वोट भी देते रहेंगे। जैसे इनकी सुरक्षा हुई, जैसे इनकी लाइसेंस मिले, तो फिर कोई वोट देने का कारण नहीं रहेगा। वोट मीनिंग वोट बैंक नहीं देंगे। वोट बैंक नहीं रहेंगे, हाँ, यही मानिए। तो ये मतलब इनको काफी वेस्टेड इंटरेस्ट तो है। और फिर बात आती है अर्बन प्लानिंग की। हमारे यहाँ जो अर्बन प्लानिंग होते हैं उसमें इनके बारे में तो सोचा ही नहीं जाता, क्योंकि आप स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या स्कूल ऑफ प्लानिंग में जाएंगे तो वहां भी लंदन और न्यूयॉर्क के मॉडल्स सिखाए जाते हैं, और जो अपने इंडियन मॉडल सिखाए जाते हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट का तो सोचते नहीं है ये लोग। इसलिए कोई भी अर्बन प्लान में हॉकिंग के लिए जगह नहीं है। एक तरफ तो सरकार बेरोजगारी हटाने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने की बात करती है, और दूसरी ओर सरकारी तंत्र कॉलोनियल किस्म के कानूनों का सहारा लेकर अच्छे भले रोजगारों को उजाड़ता जा रहा है। यूं तो कम आमदनी वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं, पर ये सब उगाइयां अमीरों पर लगे टैक्स से कहीं ज्यादा भारी बैठती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि टैक्स देकर भी इन गरीबों को रोजी रोटी की सुरक्षा नहीं, क्योंकि इनका दिया टैक्स सरकार के खजाने में नहीं, सरकारी मुलाजिमों के घर पहुंच रहा है। आज बड़े उद्योगपतियों व व्यापारियों को लाइसेंस परमिट रेड राज की जकड़न से मुक्त कराने की बात जोरों शोरों से चल रही है, पर क्या समाज के 1% लोगों को आर्थिक सुविधाएं व आजादी प्रदान कर देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है? क्या हमारी आर्थिक नीतियां देश के आम लोगों की जरूरतों के प्रति सजग हुए बिना देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकती हैं?